अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि मेंडल लॉस को फॉलो नहीं करती है उनके रिलेटेड हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ रिलेटेड टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनके जीन्स सेपरेट होते हैं, और एक और लॉ जिस तरह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है तो उसमें एक ही कैरेक्टर के लिए जो जीन्स मतलब अलील्स होते हैं, फॉर एग्जांपल राउंड है तो राउंड के लिए एक डोमिनेंट अलील जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और रिसेसिव अलील जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी अलील्स की सेपरेशन होती है, इन अलील्स की सेपरेशन को मतलब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जब भी दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के जीन्स की सेपरेशन होती है तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रिलेटेड है। नाउ जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि दो ट्रेट्स हैं जिस तरह फिनाइल कीटोनूरिया PKU और एल्बिनिज्म, ये दो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमन बीइंग्स में। और अगर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में है कि इफ़ अ कपल ईच ऑफ द हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ऑफ द ट्रेट्स, ठीक है, एक कपल है और वो दोनों जो हैं वो दोनों ट्रेट्स के लिए हेट्रोजाइगस हैं एंड दे प्रोड्यूस अ चाइल्ड, then what is the chance, what is the probability of having a child with the PKU or with the child with the albinism or having both of the traits। ठीक है, तो अगर जिस तरह इस क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि albinism and PKU is autosomal recessive disorder। रिसेसिव डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होती हैं जो कि उनकी एक्सप्रेशन होती है इफ़ बोथ ऑफ द एलील्स आर रिसेसिव। ठीक है, ऑटोसोमल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डिसऑर्डर के लिए, इस कंडीशन के लिए जो जीन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम्स दैट इज़ अदर देन द X क्रोमोसोम्स एंड द Y क्रोमोसोम। तो X और Y के अलावा ये जीन्स मौजूद हैं, इस वजह से हम इसको ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। और ये तभी एक्सप्रेस होगा जब ये दोनों रिसेसिव आ जाएँ। जिस तरह देखें दोनों डोमिनेंट अलील हैं तो होमोजाइगस है और नॉर्मल है। इस तरह एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव अलील है तो हेट्रोजाइगस है बट दिस इंडिविजुअल इज़ नॉर्मल एंड इस कैरियर क्यों है? क्योंकि इनके जो नेक्स्ट जनरेशन है इनके ऑस्प्रिंग्स में से ये डिसऑर्डर अपीयर हो सकता है। और जब दोनों अलील्स रिसेसिव आ जाते हैं, जिस तरह ये दोनों अलील्स जो हैं ये रिसेसिव आ गए हैं, तो ये इंडिविजुअल ह्यूमन जो होगा ये इफेक्टिव होगा, इसको फिनाइल कीटोनूरिया है। ठीक है, इसी तरह देखें जब एल्बिनिज्म को अगर हम एक एग्जांपल लें तो एल्बिनिज्म में जब दोनों डोमिनेंट आ गए तो ये नॉर्मल था, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव आया तो ये भी नॉर्मल है, लेकिन जब दोनों रिसेसिव आ गए तो ये एल्बिनिज्म। तो इस क्वेश्चन में से PKU एंड एल्बिनिज्म दे आर ऑटोसोमल रिसेसिव और अ कपल ईच ऑफ देम इज हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ऑफ द ट्रेट्स। अब देखिए हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ऑफ द ट्रेट्स, यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, एक PKU है, एक जो है एल्बिनिज्म है। और अगर ये दोनों ट्रेट्स के लिए ये हेट्रोजाइगस है तो मींस कि ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। किस तरह डाई हाइब्रिड क्रॉस है? देखिए ये जो पेरेंट्स हैं P1 जनरेशन, इस P1 जनरेशन में पेरेंट A, ये PKU के लिए मैंने जीन को P से रिप्रेजेंट किया है, डोमिनेंट को कैपिटल P से, रिसेसिव को स्मॉल p से। इस डैश का मतलब सिर्फ इन दोनों में से फ़र्क करना है, क्योंकि ये कैपिटल P और स्मॉल p इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं जिस तरह ये कैपिटल A और स्मॉल a हो सकता है।
इस वजह से हमने एक डैश का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये इंडिविजुअल PKU के लिए भी हेट्रोजाइगस है और ये इंडिविजुअल एल्बिनिज्म के लिए भी हेट्रोजाइगस है। एल्बिनिज्म के लिए हमने A सैंपल लिया हुआ है। नाउ these are the two parents that are heterozygous for these two traits. These parents will produce 4 types of the gametes. ये parent भी 4 types of gametes produce करेगा और ये parents भी 4 types of gametes produce करता है। इन gametes की formation कुछ इस तरह हुई है कि this dominant allele for the PKU ये मे बी कि ये एल्बिनिज्म के डोमिनेंट अलील के साथ चला जाए तो PA आएगा, डोमिनेंट P अलील एंड डोमिनेंट A अलील। इसी तरह ये डोमिनेंट P अलील जो है ये रिसेसिव एल्बिनिज्म के साथ भी जा सकता है, तो डोमिनेंट P एंड रिसेसिव A। एक और पॉसिबिलिटी है कि ये रिसेसिव फीनाइल कीटोन्यूरिया अलील विद द डोमिनेंट एल्बिनिज्म अलील, तो रिसेसिव P एंड डोमिनेंट A। और एक और पॉसिबिलिटी है कि रिसेसिव P रिसेसिव एल्बिनिज्म के साथ चला जाए तो रिसेसिव एलील फॉर द PKU एंड रिसेसिव एलील फॉर द एल्बिनिज्म। इस तरह की ये 4 डिफरेंट गेमीट्स पॉसिबल हैं। ये 4 डिफरेंट गेमीट्स किस तरह बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम मियोटिक डिवीजन कहते हैं। और मियोसिस में जो कम्बिनेशंस बन रही हैं कि डोमिनेंट एलील फॉर द PKU and dominant allele for the albinism, or in some gametes dominant allele for the PKU and recessive for the albinism. In other case recessive for the PKU and dominant for the albinism, or recessive for both of the PKU and the albinism. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मियोटिक डिवीजन में एक प्रोसेस है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और इस तरह ये क्रॉसिंग ओवर ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन काज करता है। अब इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की अगर क्रॉस की जाए, चलिए जी हमने एक साइड पे पेरेंट A की गेमीट्स को लिखवा दिया, दूसरे साइड में हमने पेरेंट B की गेमीट्स को लिख दिया, और यहाँ से डोमिनेंट अलील फॉर द PKU एंड डोमिनेंट अलील फॉर द PKU टू डोमिनेंट P एंड डोमिनेंट P, और इसी तरह डोमिनेंट अलील फॉर द एल्बिनिज्म एंड डोमिनेंट फॉर द एल्बिनिज्म, कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल A। ठीक है, ये इंडिविजुअल क्या होगा? ये नॉर्मल होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, और रिसेसिव डिसऑर्डर तभी अपीयर होता है जब दोनों अलील से रिसेसिव आ जाएं, PKU भी और एल्बिनिज्म भी। तो इस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट पे लें, इस पॉइंट की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ से रिसेसिव अलील फॉर द PKU, रिसेसिव अलील फॉर द PKU, यहाँ से भी रिसेसिव अलील फॉर द PKU, डोमिनेंट अलील फ्रॉम द for the albinism and dominant for the albinism। अब इस इंडिविजुअल में यहाँ पे रिसेसिव P एंड रिसेसिव P और PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो इस इंडिविजुअल को फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा लेकिन एल्बिनिज्म नहीं होगा। अगर इस टेबल से हम रेशो लें तो इसमें से नॉर्मल इंडिविजुअल्स कितने हैं? 9/16 है। एल्बिनिज्म कितने हैं? 3/16 है। ये 3/16 कौन कौन से हैं? एल्बिनिज्म। क्वेश्चन में से क्या कह रहे हैं? PKU कितने हैं, एल्बिनिज्म कितने हैं, और बोथ ऑफ देम कितने हैं। अब देखिए एल्बिनिज्म हमने ये कहा कि ये 3/16 है। टोटल कितने इंडिविजुअल्स हैं? टोटल है 16। 4 and 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 16। नाउ एल्बिनिज्म तो हमने रिसेसिव A एलील्स को देखना है। अब देखिए एक रिसेसिव A तो ये हो गया, तो ये जो इंडिविजुअल होगा ये एल्बिनिज्म है। ठीक है, 1। इस तरह एक रिसेसिव एल्बिनिज्म ये हुआ तो 2। ठीक है, जिसको सिर्फ एल्बिनिज्म है, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट P एलील मौजूद है तो इसको फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं हो सकता है। इस तरह इसमें देखें यहाँ पे एक डोमिनेंट P एलील मौजूद है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं होगा, लेकिन रिसेसिव A है तो ये एल्बिनिज्म हो सकता है। इस तरह ये 3 इंडिविजुअल्स क्या हैं? दे ओनली सफ़र फ्रॉम द एल्बिनिज्म। नाउ PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया किन इंडिविजुअल्स में है? तो हमने सिर्फ 2 रिसेसिव मतलब जो P हैं उनको हमने सेलेक्ट करना होगा। तो देखें यहाँ पे रिसेसिव एंड रिसेसिव, तो दिस इंडिविजुअल विल सफ़र फ्रॉम द PKU बट विल नॉट सफ़र फ्रॉम द एल्बिनिज्म। तो ये एक हुआ 1। इसी तरह
दिस इंडिविजुअल विल सफ़र फ्रॉम द PKU बट विल नॉट सफ़र फ्रॉम द एल्बिनिज्म, क्योंकि एक डोमिनेंट एलील एल्बिनिज्म का मौजूद है, और जब भी कोई एक या दो डोमिनेंट एलील मौजूद हो तो वो नॉर्मल होता है। तो ये PKU वाला ये एक सेकंड चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो हो सकता है। और इस तरह थर्ड PKU जिसको एल्बिनिज्म ना हो वो ये है, ठीक है। तो इन 16 में से 3 जो हैं वो PKU को मतलब उससे सफ़र होंगे, लेकिन एल्बिनिज्म उनको नहीं होगा। नाउ बोथ ऑफ देम, तो बोथ ऑफ देम में हमने P को भी दोनों रिसेसिव और A को भी दोनों रिसेसिव लेना है। तो देखें इन तमाम 16 इंडिविजुअल्स में जिसमें 2 P रिसेसिव हों 2 A रिसेसिव हों, वो सिर्फ सिंगल है और वो ये है, ठीक है। तो ये रेशो हमारे पास आ जाती है नॉर्मल 9, एल्बिनिज्म 3, PKU 3 एंड एल्बिनिज्म प्लस PKU दैट इज़ 1। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कपल है और वो कपल जो है वो हेट्रोजाइगस फॉर द PKU एंड एल्बिनिज्म है, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट चाइल्ड हैविंग PKU, एल्बिनिज्म और बोथ ऑफ देम। तो PKU की प्रोबेबिलिटी कितनी है? PKU की प्रोबेबिलिटी है 3/16, एल्बिनिज्म की है 3/16, और बोथ PKU एंड एल्बिनिज्म मीन्स बोथ ऑफ द ट्रेट्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/16। Now our next problem is related to the law of segregation, जिसमें एक ही कैरेक्टर के लिए जो अलील्स होते हैं उनकी सेपरेशन होती है। तो एक क्वेश्चन है दैट इज़ फॉर एनी जीन विद द डोमिनेंट allele C एंड द रिसेसिव allele दैट इज़ लोअर केस c, मतलब डोमिनेंट को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ डोमिनेंट मींस के कैपिटल C और स्मॉल c में हम हैंड राइटिंग में कुछ ख़ास डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने रिसेसिव allele पे एक मतलब एक डैश लगाया हुआ है। तो नाउ व्हाट प्रोपोर्शंस ऑफ द ऑस्प्रिंग्स, मतलब कि F1 में जो ऑस्प्रिंग्स आ रहे हैं, अगर हम डोमिनेंट C की क्रॉस करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, मतलब कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है, अगर इन दोनों इंडिविजुअल्स की हम क्रॉस करें तो इस क्रॉस का रिज़ल्ट होमोजाइगस डोमिनेंट कितना होगा, होमोजाइगस रिसेसिव कितना होगा और हेट्रोजाइगस कितना होगा। मीन्स कि जो F1 प्रोजीनी आ रही है उस F1 प्रोजीनी में होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की रेशो क्या होगी। तो जिस तरह क्वेश्चन में दिया गया है कि डोमिनेंट allele एंड डोमिनेंट allele क्रॉस विद द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव allele, तो ये क्लियर है कि जो क्रॉस हो रहा है ये होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के दरमियान हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारा P1 हुआ, दैट इज डोमिनेंट allele एंड डोमिनेंट एंड रिसेसिव। गेमीट्स जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसमें सिर्फ एक किस्म के गेमीट्स बनेंगे, दैट इज़ डोमिनेंट allele फॉर द जीन C एंड द डोमिनेंट allele फॉर द जीन C, while the heterozygous individuals produce two types of the gametes, one having the dominant allele and the other gametes having the recessive allele. In the F1 generation, ये F1 generation है, यही हमने जो गेमीट्स बनाए हैं इन गेमीट्स को एक साइड पे हमने मेल गेमीट्स को लिया, दूसरी साइड पे हमने फीमेल गेमीट्स को लिया। क्रॉसेस होती हैं, प्रोबेबिलिटी है कि दिस डोमिनेंट allele, मतलब लेट फॉर एग्जांपल दिस वन इज द स्पर्म एंड दिस वन इज फॉर एग्जांपल द एग, इफ दिस स्पर्म फर्टिलाइजेस दिस एग, तो जो जाइगोट होगा विल हैव बोथ ऑफ द डोमिनेंट alleles, एंड इफ फॉर एग्जांपल दिस स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग that is having the recessive allele, then the zygote will have one dominant and one recessive, means the zygote will be heterozygous, ठीक है। तो हमने क्रॉसिस की, इस क्रॉस का रिजल्ट क्या आता है देखें, डोमिनेंट एंड डोमिनेंट, डोमिनेंट एंड डोमिनेंट, तो इसमें से दो जो हैं मीन्स के आउट ऑफ 4 2 जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर होमोजाइगस डोमिनेंट 2/4, इसकी रेशो आ गई। इस तरह
2 इंडिविजुअल्स जो हैं दैट इज़ डोमिनेंट एंड रिसेसिव आर प्रेजेंट, ये 2 इंडिविजुअल्स आउट ऑफ 4 दे आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट 2 एंड 4। इसमें से कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है, तो मीन्स के नो इंडिविजुअल इज होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज 0 और नल। नाउ जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड टू बी मीन्स जो F1 प्रोजेनी है, जो ऑस्प्रिंग्स है, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी होमोजाइगस डोमिनेंट, तो कितनी रेशो है, प्रोपोर्शन कितनी है, दैट इज 2/4 होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस रिसेसिव कितनी है, दैट इज 0, होमोजाइगस रिसेसिव कोई भी नहीं है। और इस तरह हेट्रोजाइगस कितने हैं, दैट इज 2/4, तो मीन्स के रेशो है 1/1। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो था ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नहीं था, क्योंकि इसमें से डिफरेंट कैरेक्टर्स के जीन सेपरेट नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसमें से एक ही कैरेक्टर के अलील सेपरेट होते हैं, और इसको हम सिग्रीगेशन कहते हैं। एक और प्रॉब्लम है दैट इज़ रिलेटेड टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंट। तो इसमें से 2 प्लांट्स को क्रॉस किया जा रहा है। व्हेन अ पिंक फ्लावर of the 4 o'clock plant is crossed with a red flower plant। ठीक है, एक प्लांट है that produces pink flowers, एक और प्लांट है that produces the red flowers, और इन दोनों की क्रॉस की गई। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा किया जा रहा है that is what is the probability of the red flower plants in the F1 generation, what is the probability of the pink flower plants in the F1 generation, and what is the ratio of the pink flower टू द रेड फ्लावर। ठीक है, पिंक फ्लावर की रेड फ्लावर्स को रेशो क्या है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये वो क्रॉस होता है जिसमें जब 2 वेराइटीज़ को क्रॉस किया जाए और F1 में से जो फिनोटाइप हो, मीन्स जो उसकी फिजिकल एक्सप्रेशन होती है, वो किसी भी पेरेंट के साथ मैच ना करें। ठीक है, बल्कि उससे एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ जाए। जिस तरह इस गिवन एग्जांपल में हमने एक फॉर एग्ज़ाम्पल वैरायटी ऑफ मतलब अगर हम शुरू से क्रॉस करें और हम एक रेड फ्लावर लें, और इसकी हम वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करें, तो F1 जनरेशन में ना रेड आएगा और ना वाइट आएगा, बल्कि पिंक फ्लावर आ जाते हैं। अब देखिए, पिंक ना वाइट की तरह है ना रेड की तरह है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि रेड इज़ डोमिनेंट और वाइट इज़ डोमिनेंट, बल्कि यहाँ पे ब्लेंडिंग इफेक्ट, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आया है पिंक, और ये पिंक रेड के ज़्यादा करीब है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में, तो हम ये कह सकते हैं कि रेड इज़ इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। अगर रेड कम्प्लीटली डोमिनेंट होता तब F1 में से रेड आ जाता, लेकिन यहाँ तो रेड नहीं आया, यहाँ सिर्फ दोनों की ब्लेंडिंग से पिंक आए हैं, तो हम कहते हैं कि रेड इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। अब देखिए, लेट फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है जो कि वाइट, एक प्लांट है जो कि वाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, तो लेट दैट इज द R2 एंड R2। ये R क्या है, ये इसके जो मतलब जो अलील से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए है, तो वाइट को हमने रिप्रेजेंट किया R2 और R2 से। हम 2 क्यों लेते हैं, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है 2 होमोलोग्स, मतलब उसमें से क्रोमोसोम्स की पेयर्स होती हैं जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर सेम जीन होते हैं। तो देखिए, इसमें से जो क्रोमोसोम्स हैं उन पर R2 और R2 ये 2 जीन्स हैं, और रेड में से रेड जो है ये R1 और R1 कंसिडर कर लें। अब जब इसके गेमीट्स इसके साथ यूनियन करेंगे तो पिंक क्या आएगा, R1 एंड R2 आएगा। ठीक है, ये देखिए रेड फिनोटाइप हमने लिया है, तो रेड फिनोटाइप का जीनोटाइप R1 R1, वाइट फिनोटाइप का जीनोटाइप R2 R2, तो पिंक फिनोटाइप का जीनोटाइप R1 एंड R2, क्योंकि इन दोनों की जो कंबाइन इफेक्ट है उससे आया है। अब क्रॉस में से हमने इस एग्जांपल में हमने रेड फ्लावर को क्रॉस करना है पिंक के साथ। तो चलिए जी, ये रेड फ्लावर है R1 R1, ठीक है, रेड R1 R1,
और ये पिंक है R1 एंड R2। पिंक फ्लावर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमिट्स प्रोड्यूस करता है, एक में से R1 है, ये हमने इस साइड पे गेमिट्स लिख लिए R1 R2। रेड फ्लावर जो है ये सेम गेमिट्स प्रोड्यूस करता है R1 एंड R1। नाउ प्रोबेबिलिटी of the union of the gametes R1 and R1 we get red, R1 and R1 we get red। तो red के chances कितने हैं जो हमसे पूछे गए हैं कि what is the probability of the red plant, that is 2/4। red कितने आ रहे हैं, 2/4 आ रहे हैं। इस तरह देखें ये R2 और R1, अब जब R1 और R2 दोनों आएंगे तो ये पिंक होगा, R1 R2 ये पिंक होता है, इस तरह R1 एंड R2 पिंक होगा, तो पिंक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज़ 2/4। तो ये तो रेड फ्लावर्स कितने हैं और पिंक फ्लावर्स कितने हैं, तो रेड फ्लावर्स ये 2/4 होंगे, पिंक फ्लावर्स ये भी 2/4 होंगे। नाउ व्हाट इज़ द रेशो ऑफ पिंक टू द येलो, दैट इज़ 2:2। तो ये इसकी रेशो आ जाती है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं that is 50% of the F1 generation that is red and 50% of the F1 generation is pink। ओके, तो एक और प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जो है ये भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन है 2 tall yellow seed pea plants। अब देखिए यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स को लिया जा रहा है, एक है मीन्स दैट इज़ हाइट टाल, और एक है कलर दैट इज़ ए येलो, ठीक है। अगर हम 2 कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो सकता है। तो 2 tall yellow seed plants were crossed and some dwarf green seed plants were resulted in the F1 generation। अब क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ द प्लांट्स, एंड नंबर 2 व्हाट पॉसिबल जीनोटाइप्स माइट देयर बी अमंग द टाल येलो सीडेड प्लांट्स। अब देखिए अगर हम टाल येलो आपसे पूछा जा रहा है तो टाल जो है, टाल ये डोमिनेंट है, पी प्लांट में टाल क्या है, ये डोमिनेंट है, और शॉर्ट जो है ये रिसेसिव है। अगर टाल डोमिनेंट है तो ये आपको इन 2 कम्बिनेशंस में मिल सकता है। टाल अगर डोमिनेंट है तो एक कम्बिनेशन इस टाल का ये हो सकता है, दैट इज़ बोथ ऑफ द एलील्स आर डोमिनेंट, और एक कम्बिनेशन इसमें ये हो सकता है, दैट इज़ वन इज़ डोमिनेंट एंड द अदर इज़ रिसेसिव। बिल्कुल इसी तरह जो कलर है दैट इज़ येलो, ये भी डोमिनेंट ट्रेट है। इसके बरअक्स अगर हम ग्रीन को लें तो ग्रीन रिसेसिव ट्रेट है। तो डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे अगर येलो डोमिनेंट हम लें तो कैपिटल वाई मीन्स डोमिनेंट एलील फॉर द कलर एंड डोमिनेंट एलील फॉर द येलो कलर, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव फॉर द येलो कलर। रिसेसिव एलील्स डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इस वजह से अगर ये रिसेसिव मौजूद भी है इन दोनों केसेस में, लेकिन फिनोटाइप क्या होगा, वो डोमिनेंट होगा, दैट इज टाल in case of dominant allele T and dominant allele T, and tall in case of dominant and recessive allele। अब देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फिनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट, के पेरेंट के फिनोटाइप्स कौन से हैं। तो पेरेंट्स की फिनोटाइप मतलब जीनोटाइप्स कौन से हैं। नाउ पेरेंट्स की जीनोटाइप्स, लेट फॉर एग्जांपल अगर हम कैपिटल टी टाल, कैपिटल वाई टाल येलो की क्रॉस करेंगे टाल येलो के साथ तो ऑल टाल येलो आएंगे। F1 में तमाम प्रोजीनी क्या होती है, टाल येलो होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि सम ड्वार्फ ग्रीन सीडेड प्लांट्स वर रिजल्टेड, सम ड्वार्फ ग्रीन सीडेड प्लांट्स वर रिजल्टेड। ये स्टेटमेंट कंफर्म करता है कि इन 2 पेरेंट्स की जो जीनोटाइप है वो डोमिनेंट एलील टी, रिसेसिव एलील टी, डोमिनेंट एलील वाई एंड रिसेसिव एलील वाई है। मतलब ये है कि बोथ ऑफ दीज इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजाइगस, दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर हेट्रोजाइगस फॉर द हाइट एज वेल एज दे आर हेट्रोजाइगस फॉर द कलर।
तो अगर दोनों कैरेक्टर्स के लिए हेट्रोजाइगस हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। नाउ अब हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। ये हमने P1 सेलेक्ट किया, दैट इज टाल येलो, और ये दूसरा दैट इज टाल येलो। इन दोनों की क्रॉस हो रही है। ये क्रॉस इन दो इंडिविजुअल्स में हो रही है जो कि दोनों हाइट और कलर के लिए हेट्रोजाइगस है, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये P1 के गेमीट्स होंगे, कैपिटल T विद द कैपिटल Y, तो कैपिटल T कैपिटल Y, कैपिटल T विद द स्मॉल y, कैपिटल T विद द स्मॉल y, स्मॉल t विद द कैपिटल Y, स्मॉल t कैपिटल Y, स्मॉल t एंड स्मॉल y, स्मॉल t एंड स्मॉल y। बिल्कुल इसी तरह के गेमिट्स इसमें भी होंगे। चेकर बोर्ड हमने बनाया, इसमें एक साइड पे हमने एक पेरेंट की गेमिट्स लिख लिए, दूसरी साइड पे हमने दूसरे पेरेंट्स की गेमिट्स को लिया। गेमिट्स की यूनियन होगी, इस यूनियन में कैपिटल T कैपिटल Y कैपिटल Y। हमने सिर्फ हमने सिर्फ टाल येलो को यहाँ पे प्रेजेंट किया है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में व्हाट पॉसिबल जीनोटाइप्स माइट देयर बी अमंग द टाल येलो सीडेड प्लांट्स। इस वजह से हमने और वैरायटीज़ को यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सिर्फ टाल येलो को ले रहे हैं। तो देखें, ये भी टाल येलो है, डोमिनेंट T डोमिनेंट Y डोमिनेंट Y। ये भी टाल येलो है, डोमिनेंट T डोमिनेंट Y रिसेसिव Y। रिसेसिव मौजूद है लेकिन फेल्स टू एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट, तो ये क्या होगा, ये येलो होगा। तो इस तरह डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव। ठीक है, अगर हम इसमें से टाल येलो की जीनोटाइप लें तो ये तमाम टाल येलो हैं, ये तमाम टाल येलो हैं, और टोटल टाल येलो कितने हैं इसमें ये 9 है। बाकी इसमें से वो बाकी मतलब जो और फिनोटाइप्स है वो होंगे, लेकिन वो हमने शो नहीं किए। अब इन टाल येलो में से आप देखें, जिसमें 4 डोमिनेंट अलील्स हैं, देखिए कैपिटल T कैपिटल Y ये कितने हैं, तो दैट इज जस्ट 1। ऑल डोमिनेंट कितने हैं, जस्ट 1 है। 3 डोमिनेंट and 1 recessive and then 1 allele that is recessive is Y। 3 डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, और वो एक क्या है, वो Y है। तो Y रिसेसिव कितने हैं, Y रिसेसिव हैं जस्ट 2, ये दोनों। इस तरह देखें, 3 डोमिनेंट है, कैपिटल Y कैपिटल T कैपिटल Y कैपिटल T। 3 डोमिनेंट है, 2 रिसेसिव है, स्मॉल t, ये दोनों। ठीक है, इस तरह ये दोनों, इसमें से सिर्फ Y रिसेसिव आ रहा है, इसमें सिर्फ T रिसेसिव आ रहा है। तो T रिसेसिव कितने हैं, दैट इज 2। Y रिसेसिव कितने हैं, 2। ऑल डोमिनेंट कितने हैं, 1। और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, T डोमिनेंट T रिसेसिव, Y डोमिनेंट Y रिसेसिव, T डोमिनेंट T रिसेसिव, Y डोमिनेंट Y रिसेसिव। ये ओवरऑल कितने बनते हैं, ये 4 बनते हैं, तो 4। तो what possible genotypes might there be among the tall yellow seeded plants। तो ये 4 किस्म के जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, दैट इज ऑल डोमिनेंट, 1 रिसेसिव 3 डोमिनेंट, और 2 रिसेसिव 2 डोमिनेंट। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम is also is related to the law of independent assortment। तो इसमें से क्वेश्चन है, that is a heterozygous dominant individual, and this heterozygous dominant individual is heterozygous for 2 of the characters, that is one for example that is tall जो कि हाइट है, एंड 1 that is yellow जो कि कलर है। तो ये 2 कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट है बट इज हेट्रोजाइगस, इज सेल्फ पोलिनेटेड। फॉर एग्जांपल मतलब ये है कि अगर इसी तरह जीनोटाइप को हम इसी तरह की जीनोटाइप के साथ क्रॉस करवाएं, देखें डोमिनेंट अलील फॉर द T, रिसेसिव अलील फॉर द T, डोमिनेंट फॉर द Y एंड रिसेसिव फॉर द Y, इस बिल्कुल इसी तरह इंडिविजुअल्स को यहाँ पे क्रॉस किया गया है। एंड इससे जो मतलब इस फर्टिलाइजेशन से जो सीड्स बनेंगे उनमें से किसी एक सीड को रैंडमली सेलेक्ट किया जाए फॉर प्लांटिंग,
तो क्वेश्चंस में पूछा किया जा रहा है नंबर 1, व्हाट इज़ द चांस दैट द सीड विल प्रोड्यूस टाल ग्रीन। चांस क्या है कि सीड जो है वो टाल ग्रीन प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, इफ़ फॉर एग्जांपल जो सीड जर्मिनेट कर रहा है, अगर वो टाल येलो जर्मिनेट करता है तो इस टाल येलो में ये प्रोबेबिलिटी या ये चांस कितना है कि उसका जीनोटाइप डोमिनेंट एलील फॉर द टी, डोमिनेंट फॉर द टी, ये डोमिनेंट फॉर द कलर वाई एंड डोमिनेंट फॉर द कलर वाई होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल डाई हाइब्रिड क्रॉस है। चलिए जी, यहाँ पे हमने इन दो इंडिविजुअल्स को सेल्फ पोलिनेट किया। ये इस एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप और सेल्फ पोलिनेशन है तो सेम जीनोटाइप हमने यहाँ पे भी लिया। इनके गेमीट्स बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल वाई। कैपिटल टी मीन्स, कैपिटल मीन्स दिस इज डोमिनेंट, डोमिनेंट टी एंड द रिसेसिव वाई। इस तरह रिसेसिव टी एंड द डोमिनेंट वाई, और रिसेसिव टी और रिसेसिव वाई। तो इनकी एक साइड पे गेमीट्स एक पेरेंट के लिए और दूसरे साइड पे दूसरे पेरेंट्स के गेमीट्स को लिया। इन दोनों गेमीट्स की यूनियन होगी। तो देखें यहाँ से डोमिनेंट एलील टी, यहाँ से डोमिनेंट एलील टी, डोमिनेंट वाई एंड डोमिनेंट वाई। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें डोमिनेंट टी, रिसेसिव टी और रिसेसिव वाई है और डोमिनेंट वाई है, तो डोमिनेंट को पहले लिखा जाएगा, डोमिनेंट वाई एंड रिसेसिव वाई। इस तरह ये सारे गेमीट्स जो है इनकी यूनियन होती है। अब इस यूनियन के रिजल्ट्स को देखें जो हमने ग्रीन लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ग्रीन क्या है, ये तमाम टाल येलो हैं। तो क्वेश्चन का एक हिस्सा क्या है कि इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी टाल येलो seeded plants, what is the chance, what is the probability that its genotype is TT dominant and YY dominant? Means के all alleles are dominant, तो ये probability कितनी है। अब देखिए ये जो green हमने शेड किए हैं, all these are tall and yellow। इन tall yellow में आप देखें कि all dominant alleles कितने हैं। क्या इसमें देखें 2 रिसेसिव हैं, 1 रिसेसिव है, 2 रिसेसिव हैं, यहाँ पे 2 रिसेसिव, यहाँ 1 रिसेसिव है, यहाँ 2 रिसेसिव हैं, यहाँ 1 रिसेसिव है, यहाँ पे 1 रिसेसिव है, इसमें कोई भी रिसेसिव नहीं है। टोटल कितने इंडिविजुअल्स हैं, 16 है। तो डोमिनेंट मतलब कि जिसमें तमाम डोमिनेंट हो राउंड येलो में से, ओवरऑल वो 1/16 आ रहा है। ओवरऑल वो कितना आ रहा है, 1/16 आ रहा है इन सब को। लेकिन अगर इस डोमिनेंट जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल को हम सिर्फ राउंड येलो में लेंगे तब वो कितने आ रहे हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज़ 1/9। तो अगर सिर्फ हम इनको टाल येलो में लें, सिर्फ टाल येलो इंडिविजुअल्स में लें तो फिर ये 1/9 है। लेकिन अगर हम इसको ऑल इंडिविजुअल्स में लेंगे तो ये 1/16 आ रहा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड विल प्रोड्यूस अ टाल ग्रीन सीड प्लांट्स। नाउ टाल ग्रीन, तो जो हमने पिंक शेड किए हैं ये टाल ग्रीन है। देखें डोमिनेंट टाल, रिसेसिव, तो रिसेसिव एलील्स दोनों आगे हैं, ये ग्रीन होगा, तो टाल ग्रीन। इस तरह ये देखें डोमिनेंट एंड रिसेसिव टाल और रिसेसिव ग्रीन, डोमिनेंट एंड रिसेसिव टाल और रिसेसिव ग्रीन। तो टाल ग्रीन कितने आ रहे हैं, टाल ग्रीन 3/16 आ रहे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाल ग्रीन, तो इट इज़ 3/16, and what is the probability that the tall yellow individual will have the dominant for the T and dominant for the Y। तो वो कितना आ रहा है, 1/16 ओवरऑल एंड 1/9 ओनली जो टाल येलो है। जी, नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो व्हाट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स के जो सोमेटिक सेल होता है उस सोमेटिक सेल में किसी भी कैरेक्टर के लिए जो अलील्स होते हैं वो दोनों एक साथ होते हैं। देखिए एक सोमेटिक सेल है, इसमें
अगर हम राउंड, तो राउंड क्या है, ये एक शेप है, इस शेप एक कैरेक्टर है, इस राउंड मतलब जो कि कैरेक्टर है शेप, इसमें राउंड क्या है, ये एक ट्रेट है, इस तरह रिंकल्ड क्या होगा, वो एक ट्रेट होगा। तो यहाँ पे दो अलील्स हैं, दिस कैपिटल आर इज़ फॉर द राउंड एंड स्मॉल आर इज़ फॉर द रिंकल्ड। ये दोनों अलील्स सोमेटिक सेल में एक साथ होते हैं, लेकिन जब भी गेमिट्स की फॉर्मेशन होती है तो ये दोनों अलील्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अब ये क्यों सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि गेमिटोजेनेसिस में मियोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस में से क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो जाती है। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रही है, ये जीन्स आर और स्मॉल आर ये क्रोमोसोम्स में मौजूद हैं। एक क्रोमोसोम एक गेमिट में चला गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गेमिट में चला गया, और इस तरह ये सेपरेट हो जाते हैं। इस सेपरेशन को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। मेंडल उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और ये एक्सपेरिमेंट्स पी प्लांट पे हुए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल ने जितने भी प्लांट्स क्रॉस किए थे वो तमाम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनकी अगर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें, वो प्लांट्स जिनकी जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जाती है एंड दे प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ देयर ओन टाइप, तो इनको हम ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट जो क्रॉस है दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे कैरेक्टर को हाइट, हम जो कैरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं वो हाइट है। तो हमने एक प्लांट लिया दैट इज़ टॉल एंड इज क्रॉस्ड विद एन अदर प्लांट दैट इज़ शॉर्ट। नाउ टॉल में से दोनों एलील्स कैपिटल टी क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग को हमने इस्तेमाल करना है, और शॉर्ट में से स्मॉल, और स्मॉल मीन्स रिसेसिव एंड रिसेसिव, डोमिनेंट और डोमिनेंट। जो F1 प्रोजीनी आती है, F1 प्रोजीनी आल टाल है, 100% टाल है, 100% टाल है। नाउ इसी मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट का दूसरा हिस्सा ये था कि ये जो F1 वैरायटी आती है टाल प्लांट्स, इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जाती है। तो डेट इज़ द F1 क्रॉस विद द F1। F1 क्या है, दैट इज़ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील फॉर द T, डोमिनेंट एंड रिसेसिव T, डोमिनेंट एंड रिसेसिव T, F1 to F1 क्रॉस है। नाउ यहाँ पे दो किस्म के गिमिट्स बनेंगे, वन ऑफ द गिमिट्स हैविंग द डोमिनेंट एलील एंड अदर गिमिट्स हैविंग द रिसेसिव एलील। यूनियन ऑफ द गिमिट्स रिजल्ट्स इन द F2 जनरेशन। इन गिमिट्स की यूनियन से F2 जनरेशन आएगा। डोमिनेंट एलील T दोनों डोमिनेंट है, तो ये जो दोनों डोमिनेंट है दैट इज़ द होमोजाइगस डोमिनेंट 1। इस तरह डोमिनेंट एलील T और रिसेसिव एलील T, डोमिनेंट एलील T एंड इस तरह डोमिनेंट यहाँ से, रिसेसिव यहाँ से। तो डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, तो ये मेंबर्स कितने हैं, ये 2 हैं, तो दैट इज़ 2। और रिसेसिव एलील और रिसेसिव एलील ये कितने हैं, 1 है, तो 1। जीनोटाइपिक रेशियो दिस इज 1 to 1, और फिनोटाइपिक रेशियो, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट ये भी टाल होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टाल, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टाल, दैट इज़ 3:1। ये मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट का दूसरा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मेंडल ने F2 जनरेशन्स की क्रॉसेस की थी, F2 जनरेशन्स की क्रॉसेस की थी। इस F2 जनरेशन में हमें 2 फिनोटाइप्स मिलते हैं, एक है टाल और एक है शॉर्ट। इसमें टाल कितने हैं, 3 हैं। टाल कितने हैं, 3 हैं। शॉर्ट कितने हैं, वो 1 है। अब इन 3 में से मतलब जो टाल हैं, जब इनकी क्रॉसेस की गई तो 1/3 इंडिविजुअल्स, टोटल का टाल कितने हैं, 3 हैं, तो 1/3 इंडिविजुअल्स जो टाल थे दे प्रोड्यूस ओनली टाल। 1/3 जो टाल थे उन्होंने सिर्फ टाल को प्रोड्यूस किया, एंड 2/3 जो टाल थे उन्होंने टाल और शॉर्ट दोनों को प्रोड्यूस किया जब F2 की क्रॉस की जाती है, F2 की क्रॉस। अब ये 1/3 जो हम कहते हैं, ये 1/3 कौन सा जीनोटाइप है, तो देखें ये भी टाल है, ये भी टाल है और ये भी टाल है। टोटल मेंबर्स 3 बनते हैं, ऑल आर टाल। 1/3 ये दोनों जो डोमिनेंट है दैट इज डोमिनेंट एलील T एंड डोमिनेंट एलील 3, जब इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है तो इससे तमाम टाल आएंगे। तो 1/3 टाल दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड 2/3 टाल
जब इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, सेल्फ पोलिनेशन होती है, तो इससे टाल और शॉर्ट दोनों बनेंगे। तो ये 2/3 टाल कौन से हैं? दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव हेट्रोजाइगस है। अब देखिए किस तरह आल टाल और किस तरह टाल और शॉर्ट। तो चलिए जी, होमोजाइगस डोमिनेंट की सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लें। होमोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट एलील क्रॉस विद द डोमिनेंट एलील एंड द डोमिनेंट एलील। इन क्रॉसेस से आल टाल आ जाते हैं। देखिए जो गेमीट्स की यूनियन हो रही है, तो इससे हमें आल टाल मिल रहे हैं। इस तरह अगर हम इसकी क्रॉस कर लें हेट्रोजाइगस की, तो हेट्रोजाइगस विद द हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये गेमीट्स बन गए। डोमिनेंट एंड डोमिनेंट टाल, डोमिनेंट एंड रिसेसिव टाल, डोमिनेंट एंड रिसेसिव टाल, रिसेसिव एंड रिसेसिव शॉर्ट। तो 2/3, देखिए 2/3 दैट इज एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये हुआ, टाल है, ये भी टाल है। तो 2 हेट्रोजाइगस टाल बाय 3 आल टाल क्या प्रोड्यूस करते हैं? टाल और शॉर्ट प्रोड्यूस करवाते हैं। और रिमेनिंग जो जो शॉर्ट हैं, इसकी जब इसकी सेल्फ क्रॉस की गई तो इट प्रोड्यूसेस ओनली शॉर्ट। यहाँ हमने करेक्टर कौन सा लिया है? हमने करेक्टर हाइट लिया है। अगर हम शेप लेंगे तो फिर हम राउंड और रिंकल्ड का हिसाब करेंगे।